चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने इज मैटर अराउंड अस प्योर, है ना, चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। क्लासिफिकेशन देखे थे अपन कि हमें इस चैप्टर में केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करनी है। ऑलरेडी इसके चैप्टर 1 में हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर चुकी है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिवीजन होता है फिजिकली। केमिकली इट इज डिवाइडेड इनटू प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर, जिसको अपन मिक्सचर बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन भी लिख लिए थे कि ऐसे सब्सटेंसेस जो एक जैसी चीजों से मिलकर के बने हुए हैं, है ना, जैसे कि एलिमेंट था हमारा और कंपाउंड था, लिखे थे दोनों का नाम एलिमेंट कंपाउंड। और दूसरा अपन ने मिक्सचर डिफाइन किया था। मिक्सचर में हम लिख रहे थे कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मतलब जिनसे वो बना है उनको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स। ठीक है, और कुछ कुछ प्रॉपर्टी लिखे थे कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करके रखते हैं। याद है मैंने नींबू पानी का एग्जांपल लेके बताया था कि शक्कर डालने से पहले भी मीठी थी, अंदर जाने के बाद भी उसका जो स्वीटनेस है वो मेंटेन रहेगा, वो अपनी स्वीटनेस वाली प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखेगा, भूलेगा नहीं। ठीक है, तो एक ये प्रॉपर्टी थी। उसके बाद हमने ये भी लिखा था कि मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बाय फिजिकल मींस। यही था लास्ट लाइन, एक बार देखो, है ना, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मींस, है ना। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल एक चाय का दिया था, याद है आपको, कि चाय को आप छान लोगे तो चाय पत्ती अलग हो जाएगी, चाय अलग हो जाएगी। तो दिस इज हाउ वी कैन सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी। एम आई क्लियर? क्योंकि चाय भी आपका क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर ऑफ व्हाट? टी, शुगर, मिल्क, वाटर। ठीक है, तो आप इनको अलग करना चाहते हो, इफ यू वांट टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी, तो आप वहां बैठ जाना भाई पीछे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिल्ट्रेशन करोगे, फिल्टर करने के बाद टी लीव्स अलग हो जाएंगी और चाय आपको अलग से मिल जाएंगी। तो ये फिजिकल मेथड हुआ टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी। एम आई क्लियर? ठीक है, तो यहां तक हुआ था। लास्ट लाइन अपन मिक्सचर में वही लिखे थे, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखना नीचे, हाँ नहीं, टाइप्स पढ़ेंगे इसका, लिखोगे नेक्स्ट हेड डालना, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर में ही टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। कौन से दो टाइप लिखे थे अपन? होमोजीनियस एंड, वो जो चार्ट बनाए थे उसमें लिखे थे ना, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, है ना। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर हाइफन डाल के लिखो। मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स। हाइफन डाल के लिखेंगे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। स्पेलिंग होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, दोनों का एक एक पैराग्राफ बना के डेफिनेशन लिखते लिखेंगे। अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस, अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस, a mixture is said to be homogeneous if it has the same composition, if it has the same composition, if it has the same composition throughout the sample, if it has the same composition throughout the sample, throughout the sample। सैंपल मतलब आपने उसका जितना पार्ट लिया है, लाइक से आपने एक गिलास नींबू पानी, एक गिलास नमक पानी लिया, एक गिलास शुगर वाटर लिया, सॉल्यूशन लिया, तो वो ऊपर से नीचे तक उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, सेम होगी। बिकॉज ऐसा नहीं कि शुगर नीचे जाके डिजोल्व नहीं होगी, है ना। अगर आपका ये ग्लास है वाटर का, इट इज अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ है,
तो ऐसा नहीं होगा कि इतना पार्ट में शुगर डिसॉल्व नहीं होगी, सिर्फ इतने ही पार्ट में होगी, ऐसा नहीं होगा, है ना। इट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। पूरे सॉल्यूशन, पूरे वाटर में शुगर जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो ऊपर से नीचे तक का पूरा सॉल्यूशन का सैंपल कैसा आएगा हमारा, सेम, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो a mixture is said to be homogeneous if it has the same composition throughout the sample, full stop. It has no visible boundaries. It has no visible boundaries. कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होगी कि आपको दिख रहा है कि यहां पे शुगर है, यहां शुगर नहीं है, ऐसा नहीं होगा। इट हैज नो विजिबल बाउंड्रीज। जैसे सैंड एंड वाटर में हमको दिख जाएगा ना, ये अगर वाटर आपका है तो यहाँ पे सैंड आपको दिख जाएगी, बिकॉज वो डिसॉल्व नहीं होने वाली है, तो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगी, तो आपको अलग से बाउंड्री दिखेगी कि भैया इतने जगह में सैंड है, इतने जगह में सैंड नहीं है, विजिबल बाउंड्रीज, ठीक है। इट हैज नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन of separation between it has no visible boundaries of separation between various constituents. It has no visible boundaries of separation between the various constituents. Example लिख लो, salt solution, comma sugar solution, salt solution, sugar solution, कार्बोनेटेड वाटर, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेटेड वाटर को सोडा। वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वो सोडा। और उसमें फ्लेवर मिला दोगे, ऑरेंज वाला तो बन जाएगा फैंटा, मिरिंडा, कोला वाला तो कोका कोला, पेप्सी, नींबू वाला तो लिम्का, कुछ नहीं तो स्प्राइट, सीधी बात। चलो हो गया, एग्जाम्पल तीनों लिख लिए। ऊपर के जो दोनों एग्जाम्पल है ना, वो सॉलिड इन लिक्विड है, समझे क्या बोला मैंने, सॉलिड इन लिक्विड। इसका क्या मीनिंग हुआ, आपने लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व किया है। तो दूसरा वाला क्या होगा, ये वाला गैस इन लिक्विड, समझे क्या एवरीवन, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ हेट्रोजीनियस के लिखते हैं। आपने नाम दोनों का एक साथ लिख दिया था, एक एक पैराग्राफ में दोनों को डिफाइन कर रहे हैं। पहला ये पैराग्राफ हो गया होमोजीनियस का, नेक्स्ट हेट्रोजीनियस करेंगे। इसका जस्ट उल्टा, कि जो यूनिफॉर्म नहीं होगा थ्रू आउट, उनमें विजिबल बाउंड्रीज होगी ऑफ सेपरेशन बिटवीन दी वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। लिखो हाइफन डाल के, अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस कार्बोनेटेड वाटर एग्जांपल हो गया ना, 3 एग्जांपल लिख लिए उसके। अब अगले पैराग्राफ में हेट्रोजीनियस का डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस, a mixture is said to be heterogeneous if it consists of two or more parts, if it consists of two or more parts, कहने का मतलब वो एक जैसा नहीं है, वो दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड, two or more parts which have different compositions। क्या कर रहा है तू, घर जाके करना, अभी लिख उसको, कंप्लीट कर नोट्स। which have different compositions। जैसे सैंड एंड वाटर में आपको 2 पार्ट दिख रहा है, लिखा ना अभी, 2 and more parts। तो सैंड एंड वाटर में 2 पार्ट दिख रहा है, एक पार्ट जिसमें वाटर है, एक पार्ट जिसमें सैंड वाटर दोनों है। तो 2 पार्ट दिख रहे हैं जिसमें कंपोजिशन क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे एक ही पार्ट था सॉल्ट वाटर में, जहां पे कंपोजिशन थ्रू आउट क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो हैव डिफरेंट कंपोजिशंस, फुल स्टॉप। इट हैज विजिबल बाउंड्रीज, पेन से क्यों नहीं लिख रहे हो अदिता, फिर जाके फेयर करोगे।
इट हैज विजिबल बाउंड्रीज, वहां लिखे थे इट डू नॉट हैव विजिबल बाउंड्रीज, है ना, तो यहां लिखेंगे इट हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन between the various constituents, between the various constituents, between the various constituents. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो इसके भी। एग्जाम्पल देखो, एक ग्लास ऑफ वाटर में भी एक हद तक शुगर डिसॉल्व कर पाओगे ना, ऐसा थोड़ी ना कि एक ग्लास में पूरी एक बोरी शक्कर डिसॉल्व कर दोगे, एक एक धीरे धीरे चम्मच ऐड करके पूरी एक बोरी डिसॉल्व कर दी है, बोरी में 25 किलो था, नहीं हो पाएगा ना डिसॉल्व। देखिए ये डिसोल्यूशन क्यों हो रहा है, सॉल्युबिलिटी क्यों होती है लिक्विड की, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेसेस हैं, उन स्पेसेस को जाकर के ये हमारे सॉल्यूट जो है वो फिल कर देते हैं। एक बार अगर ये सारी स्पेसेस ऑक्यूपाई हो जाएंगी तो अब और सॉल्यूट डिसॉल्व, तो एक लिमिट होती है जहां तक आप एक गिलास पानी में शक्कर को डिसॉल्व कर सकते हो। हद से ज्यादा 2 चम्मच, 2.5 चम्मच, 3 चम्मच शक्कर डिसॉल्व कर लोगे, है ना। उसके बाद आपको अगर और डिसॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, या तो पानी और ले लो, पानी और ले लोगे तो स्पेसेस बढ़ जाएंगी ना, पानी और ले लोगे तो स्पेसेस बढ़ जाएंगी, तो और आप शुगर डिसॉल्व कर पाओगे। या दूसरा ऑप्शन होता है टेम्परेचर बढ़ा दो। आपने देखा चाशनी कैसे बनती है, चाशनी समझते हैं ना, शुगर सिरप बोलते हैं जिसको अपन इंग्लिश में। अद्विता यही हो आप, चाशनी शुगर सिरप वो कैसे बनता है, बहुत ज्यादा हवा है, दुआनी वो ठंडी हवाई आ रही है, हाँ वो ठंडी हवाई आ रही है। हाँ तो क्या बोल रहे थे अपन, हाँ शुगर सिरप कैसे बनता है, शुगर सिरप आप पानी को गर्म करते करते गर्म करते करते और शुगर डिसॉल्व करते जाते हो। मतलब अगर उतना ही पानी ठंडा होता ना, उतना ही पानी अगर नॉर्मल होता ना तो उतनी शुगर डिसॉल्व नहीं होती, पर आपने पानी को क्या किया, गर्म, और उसमें और शुगर डिसॉल्व करी, एक्चुअली आपने पानी को धोखा दिया। एक एक कढ़ाई पानी लिया आपने, उसमें शक्कर डिसॉल्व हो गई, अब पानी और डिसॉल्व नहीं कर पा रहा, पर आपने उसको गर्म करके क्या किया, और डिसॉल्व करा दिया। उसका धोखा कैसे हुआ, आपने उसको गर्म किया, पर कभी तो ठंडा होगा वो, जब वो ठंडा होगा ना वो आपसे बदला लेगा। क्या करेगा पता है, वो जितना सॉल्युबल किया था ना उसने एक्स्ट्रा में गर्म करने पर, वो वापस से क्या कर देगा, वो क्रिस्टलाइज कर देगा, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइज कर देगा। तो कभी देखना जो गर्म चाशनी को अगर आप ठंडा होने दोगे ना तो उसमें व्हाइट व्हाइट पाउडर आने लगेगा ऊपर, वो व्हाइट क्या है, वो शुगर के ही था, पर ये था कि शुगर के क्यूब्स होते हैं, पर क्योंकि वो डिसॉल्व कर दिया अब आपने, अब आपको शुगर के दाने मिलेंगे छोटे छोटे, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, जैसे गुलाब जामुन अपन खाते हैं तो ठंडा हो जाता है तो गुलाब जामुन के ऊपर व्हाइट व्हाइट आया था ना, तो एक्चुअली वो शुगर के ही वो दाने हैं जिनको आपने धोखे से डिसॉल्व किया था गर्म करके। तो ठंडा होगा तो वो क्या करेगा, वापस जो डिसॉल्व हुआ था उनको अनडिसॉल्व फॉर्म में वापस से ले आएगा, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, एम आई क्लियर, ठीक है, ओके चलो। तो एग्जाम्पल लिख रहे हैं अपन इसका ना, लिखो एग्जाम्पल, हाँ लिख लो, सैंड एंड वाटर, सैंड एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, है ना, ऑयल वाटर आएगा इस कैटेगरी में, क्योंकि ऑयल आपका बीइंग लाइटर ऊपर आ जाएगा, वाटर नीचे रह जाएगा, है ना, हाँ वो भी हो जाएगा। तो ऑयल एंड वाटर हो गया, ठीक है। फिर एक और लिखो कॉमा डाल करके, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये वो नमक है जो हम खाते हैं ना, NaCl, देश का नमक। तो मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, एंड आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन के छोटे छोटे पीसेस। ऐसी अब ये तो मिक्सचर हम बना सकते हैं ना, थोड़ा सा नमक ले लिए और थोड़े से आयरन के टुकड़े ले लिए, तो आपको अलग अलग दिख रहे हैं ना दोनों, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या है ये, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। स्मोक, एक और एग्जांपल लिखो कॉमा डाल के, स्मोक, स्मोक क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्मोक, हिंदी में नाम नहीं पूछ रहा हूँ उसका, मीनिंग पूछ रहा हूँ, स्मोक का मतलब क्या, स्मोक में क्या होता है, हाँ
कार्बन पार्टिकल बोल सकते हैं स्प्रेडेड इन एयर। मतलब अगर मेरे हाथ में अगर एक मुट्ठी कार्बन पार्टिकल्स हैं जो अनबर्न्ड रह गए हैं, उसको मैं अगर ऐसे हवा में फेंक दूं तो वो स्मोक बन जाएगा, क्योंकि हवा में मतलब एयर तो है यहाँ पर, उस एयर में क्या हो जाएगा, ये डिस्पर्स हो जाएगा, तो ये आपको धुआं दिखेगा। नॉट एग्जैक्टली एश, बट आप बोल सकते हो कि जो अनबर्न्ड पार्टिकल रह जाते हैं ना, जैसे आप किसी चीज को बर्न कर रहे हो, जैसे आप समझ लो कि कई बार हम देखते हैं ना गाड़ियों में से पीछे एग्जॉस्ट में से जो साइलेंसर है वहां से बहुत धुआं निकलता है। उसका रीजन क्या होता है कि वो गाड़ी में जो फ्यूल है वो प्रॉपर तरीके से बर्न नहीं हो रहा है। फ्यूल मतलब क्या है, वहां पे पेट्रोल होगा या तो डीजल होगा या कोई सीएनजी वगैरह होगा। तो सीएनजी तो कर चलो ठीक है, वो तो एक नेचुरल गैस है तो उतना धुआं नहीं निकालेगी, बट पेट्रोल डीजल वाली अगर गाड़ी है और वो गाड़ी अगर प्रॉपर तरीके से भी वर्क नहीं कर रही है, उसके इंजन में कुछ खराबी आ गई है या फ्यूल सही तरीके से बर्न नहीं हो पा रहा है, तो कुछ जो बिना जला हुआ फ्यूल होगा ना, वही ब्लैक पार्टिकल बन के एग्जॉस्ट से बाहर आएगा, और वो बाहर आएगा, बाहर एयर तो है ही, तो ये पार्टिकल आपके एयर में स्प्रेड हो जाएंगे और इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, स्मोक। ऐसे हमारा डस्ट भी होता है। डस्ट क्या है, सॉइल पार्टिकल इन एयर, सॉइल पार्टिकल इन एयर। जैसे वो कार्बन पार्टिकल्स इन एयर है स्मोक, वैसे डस्ट क्या है, सॉइल पार्टिकल इन एयर। समझ रहे हैं, ये दोनों ही आपके किसके एग्जांपल हो जाएंगे, हेट्रोजीनियस के। ठीक है, चलो, तो ये दोनों एग्जांपल हो गए हमारे, दो चार एग्जांपल लिख लिए ना होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन डालना, नेक्स्ट लाइन डालिए। हाँ चलो चलो कोई बात नहीं, हाँ नेक्स्ट लाइन डालो। मिक्सचर्स के अपन ऐसे क्लासिफिकेशन क्या किए, दो टाइप का, एक होमोजीनियस और दूसरा हमने क्लासिफिकेशन किया उसका हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया है ना। अगर अपन डिटेल में क्लासिफिकेशन करेंगे तो होमोजीनियस को ही एक्चुअली सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कोलॉइड और दूसरे होते हैं सस्पेंशन। कोलॉइड एंड सस्पेंशन। क्या, ये तो हो गया कोलॉइड। अरे यही तो तीन हो गए ना, यही तो तीन हो गए, जिसमें पार्टिकल सबसे छोटे वो सॉल्यूशन, पार्टिकल थोड़े से बड़े कोलॉइड, पार्टिकल और बड़े तो सस्पेंशन। ठीक है, किसको, कब, हेट्रोजीनियस में लिख दिया था, अरे गलती से हो गया, होमोजीनियस है। होमोजीनियस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल सॉल्यूशंस। ठीक है, ओके, तो ये वाला चार्ट बना लो, इसमें सॉल्यूशन लिख दो, यहाँ दोनों कोलॉइड एंड सस्पेंशन कर दो। पहले अपन कोलॉइड सॉल्यूशन पढ़ते हैं, फिर कोलॉइड एंड सस्पेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस ये बनाने के बाद आप लोग मेन हेडिंग डाल लेना, सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस। ठीक है, लिख लिए, चलिए सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखते हैं। देखो सॉल्यूशन की डेफिनेशन, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, a solution is a homogeneous mixture, homogeneous mixture of two or more, of two or more substances. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Two or more substances. Full stop. These substances are also called, these substances are also called, these substances are also called, are also called components, are also called
कंपोनेंट्स, जिन चीजों से मिलकर के वो बना, कंपोनेंट्स यहां भी बोल रहे हैं, मिक्सचर में तो बोली थी ना, ये मिक्सचर ही तो है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स, फुल स्टॉप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, देयर आर, फुल स्टॉप डाल के लिखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, जिनके नाम भी हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, हाइफन डाल के, solute and solvent. There are two types of components, solute and solvent. चलो दोनों को एक एक लाइन में डिफाइन करते हैं, solute and solvent। समझाने के लिए समझना इधर, अगर जो अपन शुगर सॉल्यूशन लिए थे उसमें शुगर क्या है, solute, और जिसमें डिसॉल्व हो रहा है वो क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट हमारा एक से ज्यादा हो सकता है, जनरली हम एक से ज्यादा सॉल्यूट ऐड करते हैं, जैसे नींबू पानी में वाटर सॉल्वेंट हो गया, अब बाकी आप जो भी चीजें ऐड कर रहे हो, नींबू, शुगर, सॉल्ट, ये सब आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूट, सॉल्यूट जो अपन कम क्वांटिटी में डालते हैं ना, जो कम क्वांटिटी में डाला जाता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, और जो ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है वो होता है हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, चलो डिफाइन करते हैं इसको नेक्स्ट टाइम में। हाँ, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। देखो डेफिनेशन नेक्स्ट लाइन में, अ कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, अ component which is present in large amount, a component which is present in large amount is called solvent, is called solvent, is called solvent. A component which is present in large amount is called solvent. इसका ऑपोजिट लिख लो नेक्स्ट लाइन में, डेफिनेशन सॉल्यूट का। से कैसे देखेंगे, कैसे होगा भाई, लिख रहे सब सॉल्यूट का भी है ना, तो विच इज इन स्मॉल अमाउंट, एक को आपने लार्ज अमाउंट लिखा तो दूसरा क्या हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में लिखना, सॉल्यूशंस इज इक्वल्स टू, सॉल्यूशंस ऐसे जैसे मैथ्स में इक्वेशन लिखते हो ना, सॉल्यूशंस इज इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। एग्जाम्पल में लिख लो, इन शुगर सॉल्यूशन, in sugar solution, in sugar solution, sugar is solute, sugar is solute, whereas water is solvent, whereas water is solvent, whereas water is solvent। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखना है, some of the properties of solutions are, some of the properties of solution are, some of the properties of solutions are, पॉइंट वाइज लिखेंगे, और ऐसे ही 4-5 पॉइंट हम कोलॉइड में बनाएंगे और ऐसे ही 4-5 पॉइंट हम सस्पेंशन में बनाएंगे और सेम ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, some of the properties of solutions are, first point लिखना, it is homogeneous in nature, first point, it is homogeneous in nature। बाकियों में ये पॉइंट्स क्या होगा, दोनों हेट्रोजीनियस हो। जब हम कोलाइड पढ़ेंगे तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, हेट्रोजीनियस, सस्पेंशन में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, हेट्रोजीनियस। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि ऐसी 5 प्रॉपर्टी आपको मैं उसमें लिखने बोलूंगा खुद से,
किसमें? कोलॉइड में भी और सस्पेंशन में भी। तो इसको अच्छे समझना कैसे लिख रहे हैं अपन। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, इट इज होमोजेनियस इन नेचर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखो। सेकेंड पॉइंट, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स of solution is, the size of the particles of solution is, the size of the particle of solution is less than less than 1 nanometer, less than 1 नैनोमीटर को कैसे लिखोगे? nm। जैसे आप mm लिखते हो तो मिलीमीटर होता है ना, वैसे ही nm का मतलब होता है नैनोमीटर। ब्रैकेट में लिख भी लेना नैनोमीटर। और नैनोमीटर का मीनिंग क्या होता है लिखना यहीं पे ब्रैकेट के अंदर ही लिख लेना, इट इज नथिंग बट 10 to the power -9 मीटर्स। नैनोमीटर का मतलब होता है 10 to the power -9। आप समझते हो 10 to the power -9 का मतलब? कितने लोगों को पता है? रेज योर हैंड्स। 10 to the power -9 का मीनिंग क्या होता है? हाँ, क्या होता है? हाँ, 1 अपॉन, उसको ऐसा लिख सकते हैं 1/10⁻⁹, बट मैं इसका मीनिंग पूछ रहा हूं आपसे। जैसे अपन लिख देते 10 to the power -3, आप लिख देते हो 10 to the power -1। देखो समझना, इधर इधर एवरीवन, 10 to the power -1 का मतलब होता है 0.1। क्या होता है? 0.1। अब आप एक एक करके अगर ऊपर पावर बढ़ाते जा रहे हो तो यहाँ पे एक एक जीरो ऐड होता जाएगा। जैसे कि 10 to the power -3 का मतलब क्या हो जाएगा? 0.001। तो ये बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है? बड़ा हो रहा है। मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है ना इससे। भले आपको ये 1 और 3 दिख रहा होगा कि 3 बड़ा है, बट ये एक्चुअली 10 to the power -1 बड़ा है। अब ऐसे आप सोचो 10 to the power -9 कैसा होगा? आप जीरो के बाद 8 जीरोस लगाओगे, 3 4 5 6 7 8, और फिर 1 लगाओगे, इतना मीटर्स। एम आई क्लियर? सुन रहे हैं क्या? अरे हाँ, है ना? तो ये बहुत छोटा पार्टिकल है, वी कैन नॉट सी देम विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई, इवन नॉट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, नहीं दिखेगा। ठीक है, तो साइज कितना है? लेस देन 1। लेस देन बोल रहा है, वो भी ऐसा भी नहीं बोल रहा कि 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी छोटा, 1 नैनोमीटर। ब्रैकेट में लिख लिया ना ये पूरा। हाँ, तो स्टॉप, इसी में कंटिन्यू करना। दे कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई, दे कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई, कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई, and not even with the help of microscope, and not even with the help of microscope, and not even with the help of microscope, not even with the help of microscope। तो अगर अपन को देखना है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आते हैं, जो कि इतने छोटे पार्टिकल्स को भी देख सके जो इलेक्ट्रॉन के साइज के होंगे, उससे हम शायद देख पाए। पर जैसे माइक्रोस्कोप का नाम भी माइक्रोस्कोप क्यों पड़ा? क्योंकि माइक्रो मतलब 10 to the power -6 होता है। माइक्रो मतलब क्या होता है? 10 to the power -6। जैसे नैनो 10 to the power -9 है, माइक्रो 10 to the power -6 है। तो 10 to the power -6 तो बड़ा है ना 10 to the power -9 से, तो ये दिख जाएगा तब भी आपको माइक्रोस्कोप से, बट इससे और छोटा हम लोगों को माइक्रोस्कोप से नहीं दिखने वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट में आ गए। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट समझ के लिखना। थर्ड पॉइंट पूछूंगा इसका मीनिंग क्या है ना, लिखो। द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन, द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन, the particles of the solution easily pass through a filter paper. The particles of the solution easily pass through a filter paper. Easily pass through a filter paper. Full stop. Therefore, they cannot be separated. Therefore, they cannot be separated. Therefore, they cannot be separated. Therefore, they cannot be separated by the process of filtration. By the process of filtration. By the process of filtration.
इसका मीनिंग बताओ जल्दी से अद्विता। वो क्या? हाँ, क्योंकि वो फिल्टर पर से क्या हो जाएंगे, पास होके निकल जाएंगे, है ना, इसलिए वो अलग नहीं कर पाएंगे। मतलब फिल्टर पेपर के पोर्स इतने छोटे नहीं होते हैं, है ना, कि वो उनको भी, मतलब इतने बड़े नहीं होते कि उनको पार करवा दें, है ना, काफी छोटे हैं, ये पार्टिकल भी बहुत छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएंगे। हाँ, इसी का। हाँ, तो क्या करा है? हाँ, क्योंकि वो भी एक तरह का होमोजेनियस सॉल्यूशन है। चौक ऊपर रह गया होगा, पानी पूरा नीचे आ गया। अब इस जो ये प्रोसेस हुआ ना, जो इनको करवाया, जैसे ये आप कर समझ लो टेस्ट ट्यूब है ना, और यहाँ हमने रख दिया फनल। फनल लेते हैं यहाँ पे ऐसे, है ना, इसको कुप्पी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, कुप्पी। और यहाँ पे हम अपने फिल्टर पेपर को रख देते हैं, और यहाँ से हमने डाल दिया हमारा चॉक वाटर। तो चॉक वाटर में जितना पानी है वो तो नीचे आ जाएगा, चॉक यहीं पे रह जाएगी, ठीक है। तो ये जो रह जाती है ना, इसको बोलते हैं रेसिड्यू। क्या बोलते हैं? रेसिड्यू। और जो नीचे आ गया उसको बोलते हैं, वो फिल्टर होके आया ना, तो इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं उसको? फिल्ट्रेट। तो ये हमारे जनरली काम का नहीं होता। जैसे चाय पत्ती में चाय ऊपर रह जाएगी तो वो रेसिड्यू, और जो नीचे आ गया वो फिल्ट्रेट। एम आई क्लियर? मतलब अपन ये चैप्टर पढ़ने के बाद ना चाय बनाने का एक रेसिपी लिखेंगे, ठीक है। चाय बनाने का क्या लिखेंगे? एक रेसिपी लिखेंगे, जिसमें हम साइंस की लैंग्वेज में बात करेंगे कि हमने शुगर ऐड किया, विच इज अ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट विच इज मिल्क एंड वाटर। हाँ, ठीक है, वाटर ले लो पहले। हाँ, मिल्क भी सॉल्यूट ही समझ लो, ठीक है। फिर हम उसको बॉईल करेंगे, है ना, उसमें सॉल्युबल होगा, ये सब वर्ड यूज करेंगे अपन, ठीक है। फिर फिल्टर करेंगे, छानेंगे नहीं बोलेंगे, फिल्टर करेंगे, ठीक है। तो वो पूरा यूज करेंगे वर्ड्स, ठीक है। चलो, तो समझ गए ना वाला पॉइंट, सबको समझ में आया, है ना। पर ये चीज जब आप सेम काम जब कोलॉइड और उसके साथ करोगे, किसके साथ? सस्पेंशन के साथ। कोलॉइड और सस्पेंशन के साथ, तो क्या होने वाला पता है? कोलॉइड भी पास हो जाएगा, बट सस्पेंशन रह जाएगा। चॉक वाटर सस्पेंशन का तो एग्जांपल है। चॉक वाटर में आपको चॉक के पार्टिकल्स बहुत बड़े हो जाएंगे, पर आप सोचो मिल्क के साथ सेम काम करेंगे तो मिल्क तो फिल्टर होकर नीचे आता है ना, मिल्क भी फिल्टर होके क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रोटीन ऊपर रह जाएगा और पानी नीचे आ जाएगा। तो कोलॉइड भी फिल्ट्रेशन से अलग नहीं हो पाएगा, सस्पेंशन फिल्ट्रेशन से अलग हो जाएगा। आप समझे पॉइंट? यस और नो? क्योंकि अपन इसके बाद दोनों और का लिखने वाले हैं, सस्पेंशन और कोलॉइड का। तो ये वाले पॉइंट में आप क्या लिखोगे? ये सेम पॉइंट एज इट इज रहेगा कोलॉइड में, और सस्पेंशन का पॉइंट कैसा हो जाएगा कि हाँ, इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ है ना ये, द सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। लिखेंगे द सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, the solute particles in solution do not settle on keeping. The solute particles in solution, the solute particles in solution do not settle on keeping. Do not settle on keeping. KEEPING. इसका क्या कितने लोग को समझ में आया मीनिंग? हाँ, नीचे के सेटल डाउन नहीं होते। आप शुगर वाटर को बहुत देर तक रख दो तो ऐसा नहीं होगा कि शुगर नीचे आके सेटल हो, तो वो तो डिसॉल्व हो चुकी है ना, यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो चुकी है, तो वो आकर नीचे सेटल डाउन नहीं होगी। पर चॉक वाटर हो जाएगा, मडी वाटर भी हो जाएगा, मड थोड़ी देर में नीचे आ जाएगा, आपको ऊपर क्लियर वाटर दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन कोलॉइड मिल्क में होता है क्या ऐसा? मिल्क में प्रोटीन नीचे आके जमा नहीं हो जाता, मिल्क में प्रोटीन पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा यूनिफॉर्मली। तो हाँ, विजिबल तो है, तभी तो हेट्रोजीनियस है। क्या पॉइंट? वो हेट्रोजीनियस की डेफिनेशन में आ गया ना, अपन लिखे ना हेट्रोजीनियस में इट हैज विजिबल बाउंड्रीज, तो अपने आप डेफिनेशन में आ गया। तो फिर हमें बार बार ये लिखने की थोड़ी, मतलब आप एक पॉइंट ये ऐसा थोड़ा लिखोगे कि इट इज हेट्रोजीनियस, फिर आप एक पॉइंट ऐसा भी लिख दोगे क्या कि द कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। अरे वही तो आप ऊपर लिखे हो, समझ गया ना। तो वो हेट्रोजीनियस की डेफिनेशन में सब आ गया कि इट हैज विजिबल बाउंड्रीज, कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो हमें बार बार उस चीज को लिखने की जरूरत
नहीं है, वो हेट्रोजीनियस के अंदर वो चीज कवर हो गई है। ठीक है, हाँ चलो, तो क्या लिखे, द सॉलिड पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन डू नॉट सेटल ऑन कीपिंग, आप कुछ देर तक उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो वो नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे, दैट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल, दैट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल, दैट इज द सॉल्यूशन इज स्टेबल, दैट इज द सॉल्यूशन इज स्टेबल। एंड लास्ट पॉइंट लिखेंगे, because of very small size, because of very small size, because of very small size, comma, they do not scatter, because of very small size, they do not scatter, SCATTER, they do not scatter a beam of light, a beam of light, they do not scatter a beam of light passing through the solution, passing through the solution, beam of light passing through the solution, full stop. So the path of light, so the path of light, so the path of light is not visible in a solution. So the path of light is not visible in a solution, is not visible in a solution, is not visible in a solution. इसका कुछ मीनिंग समझ में आया क्या? कौन सा पहले का, वो स्कैटर तक वाला? देखो पार्टिकल्स के साइज इतने छोटे हैं, सॉल्यूट तो डिसॉल्व हो चुका है, दिख भी नहीं रहा है, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख रहा है, तो इतने छोटे हैं कि जब लाइट की बीम आती है तो ये स्कैटर नहीं कर पाते हैं उनको, रोकना नहीं, उसको स्कैटर करना बोलते हैं, रोकना तो फिर वो तो ऐसा हो जाएगा कि फिर लाइट पास ही नहीं हो पाएगी उनसे। मतलब ये समझिए कि अगर ये कांच का ग्लास है, समझना ना, ये कांच का ग्लास है और इसमें भरा हुआ है वही शुगर सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूशन, और यहां से आपने टॉर्च की लाइट मारी, तो ये टॉर्च की लाइट मारे, ग्लास ट्रांसपेरेंट, हमारा जो सॉल्यूशन है वो भी ट्रांसपेरेंट है, तो नो डाउट उसको पास कर देंगे, बट आपको लाइट का पाथ अंदर नहीं दिखेगा। मैंने ये लाइन अंदर बनाई क्या? ठीक है, तो लाइट का पाथ अंदर नहीं दिखेगा। अब समझ लो यही एक और ग्लास लिया मैंने, वही कांच का ग्लास, एक और, इधर देखना भाई, फिर पूछेगा सर ये समझ में नहीं आया। एक और कांच का ग्लास लिए, पर अब इसमें मैंने डाला है मिल्क, क्या डाला मैंने? विच इज अ कोलॉइड, विच इज अ कोलॉइड, जिसके पार्टिकल इससे तो बड़े हैं, तो वो आने वाली लाइट के पार्टिकल्स को स्कैटर करते हैं, तो यहां पे आपको लाइट का पाथ दिखेगा। मतलब ये पास होने दे रहा है बट लाइट का पाथ नहीं दिख रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि दे आर अनेबल टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। जब तक कोई पार्टिकल लाइट को स्कैटर नहीं करेगा ना, हमें लाइट का पाथ नहीं दिखेगा। इसका एक और बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, हम घर में भी ऑब्जर्व करते हैं चीज। जस्ट इमेजिन करिएगा कि हमारे रूम में लाइट बंद है, दरवाजे में छोटा सा होल है कहीं पर, वहां से लाइट अंदर आती है कि नहीं? आप सनलाइट भी देखते हो, जब सुबह सुबह खिड़की से ऐसे सनलाइट आएगी तो आपको ऐसे थोड़े थोड़े डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं उसमें। हमें वहां क्यों लाइट दिख रही है एयर में? बिकॉज एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और वो उस लाइट को स्कैटर करते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी आर एबल टू सी द पाथ ऑफ लाइट, कि लाइट ऐसे एंटर कर रही है। समझ रहे हैं क्या? तो इस, हाँ हाँ, अब लेजर भी तो आप एयर में मारे ना, तो एयर में पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, दे आर स्कैटरिंग दैट लेजर लाइट, तो हमें लेजर का पूरा पाथ दिख रहा है ना। पर उसी लेजर लाइट को अगर आप ऐसे कांच के ग्लास में सॉल्यूशन के अंदर से पास कराओगे तो आपको बीच में वो लाइट नहीं दिखने वाली, पर वो पास जरूर होगी, वो यहां बाहर आते हुए नजर आएगी, आपको अंदर घुसते हुए भी नजर आएगी, क्योंकि अंदर और बाहर तो एयर है, तो एयर में डस्ट पार्टिकल्स उसको स्कैटर कर रहे हैं, बट अंदर के पार्टिकल्स स्कैटर नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज व्हाई वी आर अनेबल टू सी द लाइट इनसाइड द ग्लास, बट लाइट पास जरूर हो रही है। समझ रहे हैं क्या? इस इफेक्ट को अपन कहते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। तो सॉल्यूशन आपके टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं,
टिंडल इफेक्ट शो मिल्क कर रहा है। अगर पाथ दिख रहा है लाइट का तो बोलेंगे टिंडल इफेक्ट हो रहा है, नहीं दिख रहा है तो टिंडल इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़े पॉइंट क्या लिखा है। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट passing through the solution, so the path of light is not visible in a solution. That is they do not show Tyndall effect. that is they do not show they do not show Tyndall effect. ठीक है, कोलॉइड और सस्पेंशन में पार्टिकल के साइज बड़े हैं, वो टिंडल इफेक्ट शो करेंगे, दे विल शो टिंडल इफेक्ट। मतलब ये लाइट का पाथ दिखना को ही टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? टिंडल इफेक्ट। ठीक, हाँ हाँ ठीक, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लिखो, क्लासिफिकेशन में लिखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो तीन तरीके से इसको क्लासिफाई करने वाले हैं, है ना, समझना तीनों कैटेगरी। एक कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ solute and solvent, state of solute and solvent, यानी कि आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस स्टेट में लिया गया। जैसे भी अपन ने पीछे देखा था ना, शुगर और सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व किए तो उसको अपन क्या नाम दिए थे, सॉलिड इन लिक्विड। पीछे लिखा था ना मैंने, तो मैंने लिखा भी था ये दोनों क्या है हमारे, सॉलिड इन लिक्विड। तो फिर आपने तीसरे को क्या बोला था, गैस इन लिक्विड। क्या लिखा था मैंने, इसके और पीछे था क्या, ये रहा, ये लिखा था ना मैंने कि अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लिक्विड सॉल्यूशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस। और ये हम जनरली देखते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, बट दैट डजंट मीन कि सॉलिड सॉल्यूशंस नहीं होते हैं या गैसियस सॉल्यूशन नहीं होते हैं। गैस कैन ऑल्सो बिहेव लाइक सॉल्वेंट, उसके अंदर सॉलिड, उसके अंदर लिक्विड, उसके अंदर गैस को हम मिक्स कर सकते हैं। सॉलिड कैन ऑल्सो बिहेव लाइक सॉल्वेंट, उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस को मिक्स कर सकते हैं। तो ऐसे 9 टाइप के सॉल्यूशन हो जाएंगे। कैसे 9 टाइप के हुए, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, हो गया इन लिक्विड वाले तीनों। फिर ये वाले सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस, 6 हो गए, बचे 3, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। तो ऐसे 9 टाइप के हमारे सॉल्यूशन किसमें हो जाएंगे, कौन सी कैटेगरी में, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का स्टेट क्या है। स्टेट तो पढ़ चुके हैं ना अपन, स्टेट ऑफ मैटर, उनका स्टेट क्या है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन ये होने वाला है। दूसरा रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसा है, क्या आपने सॉल्वेंट पानी लिया है, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, एक्वस। एक्वा मतलब पानी, एक्वागार्ड, एक्वस मतलब पानी वाला सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो पानी में बना है उसको एक्वस सॉल्यूशन बोल रहे हैं। बाकी कोई और सॉल्वेंट अगर आपने लिया तो उसको बोल लूंगा मैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। समझ में आएगा ये थर्ड एग्जांपल हुआ, मतलब थर्ड क्लासिफिकेशन हुआ। थर्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of amount of solute getting dissolved, amount of solute getting dissolved। कहने का मतलब अगर आप एक सॉल्वेंट में अभी भी डिसॉल्व कर पा रहे हो तो उसका नाम अलग होता है। अगर आप और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो उसका नाम अलग होता है। उसके बाद भी करने की कोशिश करो तो उसका नाम अलग होता है। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं इसमें। एक होते हैं सैचुरेटेड, पहले बोलते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सेकेंड होते हैं सैचुरेटेड, और थर्ड होते हैं सुपर सैचुरेटेड।
सुपर सैचुरेटेड। अगर आप एक ग्लास में शक्कर डिसॉल्व कर पा रहे हो, अगला भी कर पा रहे हो, तो अनसैचुरेटेड। अभी तक वो, अब सैचुरेशन का मतलब होता है लिमिट। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? लिमिट। मतलब आप अपने लिमिट तक अभी नहीं पहुंचे हो, सॉल्वेंट अपनी लिमिट तक नहीं पहुंचा है, इसलिए तो और डिसॉल्व करवा पा रहा है। लिमिट कब पहुंचेगा? जब उसके अंदर की स्पेसेस खत्म हो जाएंगी। याद है अभी अपन डिस्कस किए थे कि आप एक गिलास पानी में एक बोरी शक्कर नहीं डिसॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो जब तक डिसॉल्व हो रहा है तब तक क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड। जहां डिसॉल्व होना बंद हो गया वो कहलाएगा सैचुरेटेड। उसके बावजूद भी आपने गर्म करके किया था ना, तो आपका सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? कि सैचुरेशन से ज्यादा सॉल्वेंट उसके अंदर, सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व है। लिमिट से ज्यादा सॉल्यूट आपने उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया है। ठंडा होगा तो अपने आप वापस से वो क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल, क्रिस्टलाइजेशन। समझ गए क्या? तो इन तीन तरीके से हम अपने सॉल्यूशंस को क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे, टाइप्स। ठीक है, तो चलो पहला ये ऐसा लिख लिया क्या? लिख लो, पहले लिख लो, फिर अपन एक एक करके सारे को वो करने वाले हैं, डिस्क्राइब। हमें सॉल्यूशन में ही थोड़ा ज्यादा पढ़ना है ना, कोलॉइड और सस्पेंशन में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ उनका डेफिनेशन और उनकी 5-6 प्रॉपर्टी जो अभी अपन लिख रहे थे। सुने क्या? क्या हो गया? हो गया क्या? बढ़े आगे? चलो नीचे लिखना। on the basis of on the basis of state of solute and solvent, on the basis of state of solute and solvent, on the basis of state of solute and solvent, there are 9 types of solutions. There are 9 types of solutions. There are 9 types of solutions. लिख लो एक एक करके पूरा लाइन से। ये लिख लो सबसे पहले सॉलिड इन लिक्विड, फिर सेकेंड लिख लेना लिक्विड इन लिक्विड, थर्ड लिख लो गैस इन लिक्विड। ऐसे लाइन से लिखना, अपन एक एक एग्जांपल लिख लेंगे ना, कुछ कॉमन नॉवल एग्जांपल्स। ठीक है, बाकी 6 लिख लोगे। अभी लिक्विड को पकड़े हो आप, है ना? अब गैस को पकड़ लो, फिर सॉलिड को पकड़ लेना। सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस। हो गया तेरा होमवर्क?
इसको ऐसे ही चला सॉलिड लिक्विड गैस, अब इसको पूरे गैस ले लो, फिर ऐसे ही सॉलिड लिक्विड गैस चलाओ, इसको सॉलिड ले लो। तो ये पूरे 9 टाइप्स हो गए आपके, ठीक है। चलो एग्जांपल लिखते हैं, सबसे पहले सॉलिड एंड लिक्विड का एग्जांपल, ये तो आप ही लोग लिख लोगे, लिख लो शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना, कोई भी एक एग्जांपल लिख लो, शुगर सॉल्यूशन, फर्स्ट वाली कैटेगरी का ना, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। सेकेंड वाली कैटेगरी का भी लिख लो, क्या लिखोगे सेकेंड वाली कैटेगरी का? अल्कोहल एंड वाटर लिख लो, अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट गैस एंड लिक्विड का कार्बोनेटेड वाटर लिख लो, कार्बोनेटेड वाटर, ठीक है। सॉलिड एंड गैस का एग्जांपल लिखो, हाँ, नहीं नहीं वो कोलॉइड होता है, डस्ट स्मोक सब कोलॉइड है, ठीक है। लिखो इसका एग्जांपल सॉलिड एंड गैस का, पैलेडियम हाइड्रोजन, पैलेडियम हाइड्रोजन, ये एलिमेंट है पैलेडियम, पैलेडियम इन हाइड्रोजन, पैलेडियम इन हाइड्रोजन, ठीक है। फिर लिख लो अगला, लिक्विड इन गैस वाला, लिक्विड इन गैस, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे लिखो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों हो सकता है ये लिक्विड गैस, गैस लिक्विड में अपन दोनों में एग्जांपल लिख सकते हैं इसको, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, बस फर्क कितना हो जाएगी, हम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लेंगे, वाटर कम लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट गैस इन गैस का बताओ, तो ये तो सिंपल एग्जांपल है, एयर, एयर, अरे एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो गैस इन गैस का लिख लो एयर, एयर। और भी होते हैं, जैसे हमारा वो जो डाइवर्स होते हैं ना, जो अंडर वाटर जाते हैं, स्कूबा डाइवर्स, उनके सिलेंडर में भी तो 2-3 गैस का मिक्सचर्स होता है, मतलब उनके सिलेंडर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता है ना, CO2 नहीं होता, भाई CO2 क्यों होगा, वाह CO2 थोड़ा इनहेल करने वाले हैं अपन लोग, उनके सिलेंडर में नाइट्रोजन होता है, हीलियम होता है और ऑक्सीजन होता है, मेनली ये 3 गैसेस होती है, ठीक है। एक्चुअली हीलियम आपके ना ब्लड में ज्यादा डिजोल्व नहीं होता है, नाइट्रोजन हमारे ब्लड में बहुत डिजोल्व हो जाता है, नाइट्रोजन इनफैक्ट कम होना चाहिए, सुन रहे, तो उससे क्या होगा, अगर आपका नाइट्रोजन ज्यादा रहेगा ना, तो नाइट्रोजन डिजोल्व होगा अंदर, ठीक है, डिजोल्व होगा तो क्या होगा, जब अंदर आप देखो आपके ऊपर पानी बहुत ज्यादा है, तो वो हाई प्रेशर के कारण नाइट्रोजन डिजोल्व तो हो जाएगा ब्लड के अंदर, पर जब वापस आप ऊपर आओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो वो जो नाइट्रोजन जो डिजोल्व हो गया था ना ब्लड में अंदर होने के कारण, वो बाहर आने पर ना अनडिजोल्व हो जाएगा, और जब अनडिजोल्व होगा तो पता है क्या होगा, बबल बन जाएगा, और ये बबल कहाँ रहेगा, हमारी वेसल में, कैपिलरीज में, तो ये हमारे ब्लड को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, ये ब्लड वेसल है ना आपका पतला सा, इसमें सोचो अगर एक बबल आ जाए बीच में, तो वो आपके ब्लड को फ्लो होने नहीं देगा, तो उससे एक पेनफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, सुन रहे हैं क्या, ये बायोलॉजिकल टर्म में उसको बेंड कंडीशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंड कंडीशन, ये हमारे स्कूबा डाइवर्स को जनरली एक्सपीरियंस होती है, ठीक है। चलो, तो गैस इन गैस का एग्जांपल क्या हो गया आपका, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला देखो, सॉलिड इन सॉलिड लिखो एग्जांपल्स का, एलॉय, एलॉय क्या होते हैं, एलॉय जैसे आप ब्रास, ब्रॉन्ज, है ना, स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये सब क्या है आपके एलॉय, तो एलॉय सच एज, एक आध एग्जांपल लिख लो, ब्रास, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेटल जो अपन देखते हैं ना, ये सब हमारे 2-3 एलिमेंट का मिक्सचर होता है, सुन रहे हैं क्या, जनरली कॉपर, जिंक, आयरन, ये सब लोग मिलकर के क्या बनाते हैं, एक नया मिक्सचर बना रहे हैं, जिसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग हो जाएगी, मतलब जैसे आयरन में क्या होता है, आयरन में जंग लगती है, बट उसी आयरन से बना हुआ स्टील में, स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगती, तो हमने ऐसा करके क्या किया, आयरन की वो कोरोजन वाली प्रॉपर्टी को इंप्रूव कर दिया, ठीक कर दिया, समझ रहे हैं क्या, ठीक है। तो एलॉय सच एज क्या क्या नाम लिखे, ब्रास, ब्रॉन्ज एक्सेट्रा, ठीक है। चलो, हाँ
स्पंज क्या? स्पंज तो सॉलिड ही है, वो तो अपन उसमें ही पढ़ते थे ना कि सारे सॉलिड्स मतलब कंप्रेसिबल नहीं है एक्सेप्ट स्पंज। ठीक है, चलो अगला देखो, लिक्विड इन सॉलिड, इसका एग्जांपल लिख लो। लिक्विड सर, वाटर, वाटर सॉल्ट, वाटर सॉल्ट, वाटर सॉल्ट, सी वाटर को बोल सकते हो आप, वाटर सॉल्ट। ठीक है, एंड लास्ट गैस इन सॉलिड, इसका एग्जांपल लिख लो, एयर नेफ्थलीन, एयर नेफ्थलीन, हाँ सब्लिमेशन जो होता है वो, एयर नेफ्थलीन, ये आपका गैस सॉल्ट, नेफ्थलीन सॉलिड है और एयर उसमें अगर बाहर अटैच होगी तो वो एयर नेफ्थलीन का आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला क्लासिफिकेशन आपका खत्म हो गया। अगला हेड डालो, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस एंड नॉन एक्वस एक साथ लिख लेते हैं, एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन लिख लो, एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है, चलो उसको नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं ना, ये वाले दोनों टाइप और ये तीनों टाइप को नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। ठीक है, इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी है सॉल्यूशन में, एकदम इजी वाले न्यूमेरिकल है ना, जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन खत्म करके कोलॉइड भी कर देंगे इन दी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, और टेस्ट कब दोगे मुझे बताओ जल्दी से।